करें हम लोग और आज 6th क्लास है। सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना और मीनिंग सीखा था। फर्स्ट क्लास में रिप्रेजेंट करना और मीनिंग सीखा था। रिप्रेजेंट करने में अब हम लोगों के पास 2-3 मेथड हो गए हैं। फर्स्ट मेथड तो कि एरो से भाई रिप्रेजेंट करो, इसके लेंथ को प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन इज शोन बाय द एरो डायरेक्शन, हेड डायरेक्शन। ये हेड है, इधर टेल है। ठीक है भाई। साथ में हम लोगों ने देखा ये कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो ये भी एक तरीका हुआ भाई कि उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। इट मीन्स रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका है भाई कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इसके मैग्नीट्यूड में। कोई फोर्स हमें 10 वैल्यू का लिख रहे हैं तो 10 लिख दो और जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। वाई डायरेक्शन में अगर 10 वैल्यू का फोर्स चाहिए तो 10 जे कैप न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से ये भी एक मेथड मिला रिप्रेजेंट करने का। एक तो एरो से, दूसरा इस तरह से यूनिट वेक्टर से, और हम लोग तीसरा था रिप्रेजेंट करना कि रिजॉल्व करके भी रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखे। रिजॉल्व करके हम लोग किसी वेक्टर को लिखते हैं भाई कि इसका x कंपोनेंट आई कैप, y कंपोनेंट तो j कैप एंड z कंपोनेंट है भाई तो k कैप। हम लोगों ने देखा था 3 डायमेंशनली, दैट इज 3 कंपोनेंट में i j k में रिजॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू होता है, इसको हम लोग x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट बोलते हैं। वैल्यू होगा अंडर रूट ax स्क्वायर, मीन्स x के आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये हम लोगों ने जब रिजॉल्व करना सीखा तो ये थर्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर क्वांटिटी हमें मिला। इट मीन्स ये स्टार्टिंग में जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो हम लोग रिप्रेजेंट सिर्फ एरो से करना सीखे। तो भाई खाली एरो तक ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एरो के बाद भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका देखें जब यूनिट वेक्टर पहचाने। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। और जब रिजॉल्व किए तो तीसरा मेथड हो गया किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अगर ये स्पेस में है वेक्टर तो तीनों कंपोनेंट होंगे, आई जे के कोफिशिएंट, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। कंपोनेंट बोलते हैं इन आई ए एक्स, ए वाई और ए जेड को हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं और इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। एक्चुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक आई कैप में रिप्रेजेंट होगा, दूसरे जे कैप में और तीसरा के कैप में रिप्रेजेंट होगा। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो चलो भाई, रिजॉल्व करना तब भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के हम लोगों ने 3 मेथड्स समझ लिए अब तक। फिर हम लोगों ने उसने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर का हम लोग करते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी का k के साथ, तो भाई एक और न्यू वेक्टर बनता है और ये न्यू वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर हमारा ये a वेक्टर का डायरेक्शन है। न्यू वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ a इफ k इज पॉजिटिव, निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन, और वैल्यू तो भाई k टाइम्स वैल्यू का हो जाएगा। a का जितना भी वैल्यू है उसमें k का जो भी वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा c का वैल्यू। तो ये देखा था हम लोगों ने। और साथ में एडिशन ऑफ वेक्टर देखा तो उसमें ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में हेड टेल मैचिंग होता था, पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल मैचिंग करते थे या हेड हेड मैचिंग करते थे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे, डायगोनल होता था रिजल्टेंट। और ट्रायंगल लॉ में हेड टू टेल मैचिंग करते थे, ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड हो जाता था रिजल्टेंट। पॉलीगॉन लॉ में सारे वेक्टर जितने को ऐड करने हैं हेड टू टेल मैचिंग, हेड टू टेल मैचिंग, हेड टू टेल मैचिंग करते जाते थे जब तक एक पूरा कंज्यूम ना हो जाए। जो बचेगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। पॉलीगॉन कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट। ये देखा था हम लोगों ने। इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका हमारा इंपॉर्टेंस है भाई, इससे हमें फॉर्मूला एक निकल गया था। फॉर्मूला क्या निकल गया था भाई कि जब भी ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर किया हमने, तो जो रिजल्टेंट मिला उस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा भाई, तो वैल्यू इसका होता था अंडर रूट, ये a है ये b है मान लो, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस थीटा ये मिलता था, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो a प्लस b का वैल्यू हमें इस तरह से मिलता था। और डायरेक्शन के लिए ये अल्फा लिखते थे, ये होता था एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। a वेक्टर को आगे बढ़ाया तो a वेक्टर का टेल b वेक्टर का टेल मैच हो गया और ये एंगल स्मॉलर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द 2 व्हेन देयर टेल्स आर मीटिंग और देयर हेड्स आर मीटिंग। ऐसे में एंगल नहीं लेते,
यहाँ हेड हेड या टेल टेल का मैचिंग होता है तभी, इसलिए ए वेक्टर को आगे बढ़ाया और ये दोनों का टेल टेल जब मैचिंग हो गया तो टेल टेल मैचिंग में से जो स्मॉलर एंगल लेंगे उसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलते हैं। तो रिजल्टेंट अगर एंगल हमारा अल्फ़ा बना रहा हो वेक्टर ए के साथ, देन tan अल्फ़ा इज़ गिवन बाई जिसके साथ एंगल वो रहेगा इधर, ए के साथ एंगल है रिजल्टेंट का तो ए यहाँ है, बाकी जो दूसरा है उसका एक साइन कंपोनेंट और इधर आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए ये तरीका है, डेराइव जब करना हो तो भाई ये है बी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है, तो ये है बी साइन थीटा, ये है बी कॉस थीटा, इसलिए tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये सब देखा था हम लोगों ने, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किए, कभी एंगल निकालना है कभी वैल्यू निकालना है तो कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स किए, ये सब हम लोगों ने क्लास देखे। फिर रिजॉल्व करना सीखा भाई, तो एक दिन 2 डायमेंशनली रिजॉल्व करना सीखे हम लोग आई कैप में, जे कैप में, और फिर हम लोगों ने 3 डायमेंशनल जब किया तो के कैप वाला भी आ गया, आई जे के साथ के कैप वाला भी आ गया। तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड होंगे और इनका जो कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और अगर ये के कैप वाला भी होता तो वो भी यहाँ डालते। तो इनका वैल्यू क्या होता है भाई, वेक्टर का वैल्यू कभी भी निकाल सकते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट करने होंगे। ये सब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ऑब्टेन किया था, सारे फॉर्मूलाज हम लोग ऑब्टेन कर चुके थे। और आज जो देखना है वो देखना है सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर, मीन्स ए में बी कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आज का टॉपिक है, और डॉट प्रोडक्ट आज का टॉपिक है। ये है वेक्टर 6 का टॉपिक, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा वो वेक्टर 7 होगा जिसमें कि हम लोग कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड यूजेस। क्लियर है भाई, अब तक का सिचुएशन क्लियर हो गया। और अब हम लोगों को क्या करना है आज, तो भाई सब्ट्रैक्शन और वेक्टर से शुरू करना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन अभी देता हूं, वो क्वेश्चन करके तब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये तो अब तक कुछ कराया नहीं। चीज पूछनी है। हाँ बोलो। कि सर जैसे हम कुछ वेक्टर्स दे दिए तो सर जब हम उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप? किस में? सर पॉलीगॉन लॉ में। सर ये तो पता है कि जो हमें जैसे सारे वेक्टर्स अपने टेल टू हेड अपने मैच करते हैं, फिर जो लास्ट साइड बचेगी सर वो रिजल्टेंट। हाँ, पॉलीगॉन कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट। सुनो, पॉलीगॉन कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट। हमने सारे वेक्टर कंज्यूम करते 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 और फाइनली यहाँ तक आ गए, तो अब ये वाला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये बोलना चाह रहे हो कि ये कैसे निकालेंगे? सर इसका मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो भाई जब बहुत सारे वेक्टर ऐड करने हों तो चाहे तो इस तरह से दिया रहेगा, वेक्टर दिया रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है कि भाई तुम्हें दिया रहे ग्राफ में ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे साथ में ग्राफ पेपर भी देना पड़ेगा, या फिर तुम्हें एक्यूरेटली उनको सबको दिखाना पड़ेगा और तब जाकर रिजल्टेंट ऐसे दिखा देना। जब ऐसे देगा तो ऐसे ही दिखाने पड़ेंगे रिजल्टेंट। वैल्यू कैसे निकालोगे? तो वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर ऐसे ही दिखा पाएंगे, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ही अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि ये वाला मान लो 3 वैल्यू का था, या 2 वैल्यू का था, या 4 वैल्यू का था, या 3 का था, तो उसका भी अंदाज़ा ही लगेगा भाई कि ये 3.2 वैल्यू का है या 3.3 वैल्यू का है, ऐसे अंदाज़ा ही लग पाएगा। ये पॉलीगॉन लॉ में इसलिए तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो कुछ फॉर्मूला बनेगा नहीं, फिर तो वही है कि 2 वेक्टर को ऐड करो, फिर रिजल्टेंट को तीसरे के साथ ऐड करो, उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसा मैग्नीट्यूड निकालने का तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। रिजल्टेंट इज शोन बाई दिस। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे कोई काम नहीं करता। आपको अगर 10 वेक्टर ऐड करने हैं ना, तो आपको बताता हूँ क्या है बेस्ट मेथड, जिससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब मिलेगा। आप 10 वेक्टर ऐड कर लो, आपको क्या करना होगा, जिन वेक्टर्स को ऐड करने हैं सुटेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लेंगे परपेंडिकुलर म्यूचुअली। ये वाला प्योर एक्स एक्सिस में है, इसको लिख देंगे 4i कैप। ये वाला कितने एंगल पे है भाई, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसको आई जे में लिख देंगे, इसको भी आई जे में लिख देंगे रिजॉल्व करके, इसको भी आई जे में लिख देंगे रिजॉल्व करके, इसको भी आई जे में रिजॉल्व करके लिख देंगे, और इसको भी आई जे में रिजॉल्व करके लिख देंगे। यही तो लास्ट क्लास में जाते जाते बोला था, कुछ आई प्लस कुछ जे प्लस कुछ के, सबके आते रहेंगे, सबके कुछ आई कुछ जे और कुछ के आते रहेंगे। 10 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंट करने तो आता है यूजिंग दिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
और आई को आई के साथ, जे को जे के साथ ऐड किया, के को के साथ ऐड किया, मिल गया हमें रिजल्टेंट। इसका वैल्यू भी मिला और डायरेक्शन भी, मतलब आई जे के में लिख दिया तो वैल्यू डायरेक्शन सब है। ऐसे ही करना होता है। 10 वेक्टर को ऐड करना होगा, सबको रिप्रेजेंट कर दो, रिप्रेजेंट करके ऐड कर दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब मिल जाएगा। मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई जे के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, कहने को पॉलीगॉन लॉ है, यूज कोई करता नहीं है। यूज तो तब ऐसा होगा जब बहुत सारे वेक्टर हों और ये प्लॉट किए हुए हों, तो चलो भाई पैरेलल शिफ्ट करें। तो ये ग्राफिकल मेथड है, कोई हेड टेल मैचिंग करके और तब हमारा ट्रायंगल लॉ हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला है कम से कम। पॉलीगॉन लॉ में तो भाई फॉर्मूला कैसे निकलेगा, डायरेक्ट का नहीं मिलेगा, वो आपको सबको रिजॉल्व करके ही करने होंगे। वैसे भी मैं बता दूं आपको आगे के लिए कि जितने वेक्टर में क्वेश्चंस होते हैं उसके 95% क्वेश्चन आई जे के में ही डील होता है। इसलिए आई जे के पहचानने हैं, उसमें रिप्रेजेंट करने हैं, उसके बाद ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सब हमारा आई जे के में ही होता है। ये ग्राफिकली जो है वो बहुत कम, रेयरली यूज होंगे, इसलिए थ्योरी में ही यूज होता है ज़्यादा। चलो क्लियर है। मेनी वेक्टर्स जब ऐड करने होंगे तो उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद जो करना है काम कर सकते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें हम लोग। तो चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो, ज़रूरत लगे तो आप ले सकते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन है, लिख के रखा है आपके लिए, इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। फाइंड ए वेक्टर सी वेक्टर एक निकालना है भाई। फाइंड ए वेक्टर सी, और वो सी वेक्टर क्या है भाई, हुज वैल्यू इज हाफ द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। आप सोचेंगे भाई ए माइनस बी तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ भाई, नहीं पढ़ा है ए माइनस बी, लेकिन आई जे वाला तो पढ़ा है ना। मैंने तो लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब आई जे के में लिखो, ऐड करना है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करो। तो a माइनस बी लिख, देखो क्वेश्चन में है कि एक वेक्टर c निकालो हुज वैल्यू इज हाफ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट टू b। डायरेक्शन हमारा अपोजिट टू b है और वैल्यू जो है हाफ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी है। a भी गिवन है और b भी गिवन है। a वेक्टर b वेक्टर दोनों गिवन है। गिवन है मतलब आई जे के में रिप्रेजेंटेड है। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, आई जे के में रिप्रेजेंटेड है। अब तुम निकालो। तो देखो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। अगर तुम्हें ज़रूरत है a प्लस बी की, तो कोई ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब आई जे के में दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। दोनों को ऐड करो भाई, दोनों को प्लस करो। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। तो भाई 4i 3i कितना हो गया, 7i कैप। यही तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, ये एक ग्राफ वाला ले करके बताया था कि भाई ये 3i प्लस 2j है, मतलब इधर 3 इधर 2, और फिर इसमें कुछ हमने ऐड कर दिया तो ये मिला रिजल्टेंट। ऐसा ही होता था। तो क्या होता था, इसका जो x का वेक्टर a है, मान लो वेक्टर b है, तो इसका जो x कंपोनेंट होता था मान लो 4i कैप प्लस 2j कैप था, याद होगा लास्ट क्लास वाला। और ये वाला था मान लो 2i कैप और प्लस मान लो 3j कैप। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, यही हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो भाई ये जो रिजल्टेंट अगर आएगा a प्लस बी कर रहे हो, तो इस a वेक्टर का x कंपोनेंट जो हमारा 4i कैप है और इसका जो 2i कैप है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी करेंगे। हमारा ये a प्लस बी जो आया है वेक्टर, इसका x वाला कितना होगा भाई, तो इसका x वाला होगा, यही है ना वेक्टर, तो इसका x वाला ये होगा 4 इसका और 2 इसका, 6i कैप। और j वाला क्या होगा, तो ये 2j कैप था, ये 3j कैप था, तो ये हो गया 5j कैप। काम खत्म हो गया। ट्रायंगल लॉ से जो तुम ऐड करते हो, वो जो रिजल्टेंट देता है, वो इस ट्रायंगल लॉ में जो वेक्टर को ऐड करने थे, a को जब हमने 4i प्लस 2j लिखा और इसको 2i प्लस 3j लिखा, तो काम तो वही हो रहा है। देख रहे हो रिजल्टेंट जो आ रहा है ट्रायंगल लॉ से, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका x वाला कितना है और y वाला कितना है, देख लो। तो इसका रिजल्टेंट का x वाला है 4 और प्लस 2, यानी कि ये 6 है पूरा, तो यही 6 आया है।
और इसका y वाला क्या है, यानी j कंपोनेंट क्या है, तो 2i ये वाला है भाई, 2j कैप ये था, 2j कैप ये था और 3j कैप ये था, 5j कैप है। तो ट्रायंगल लॉ का रिजल्टेंट क्या, अगर इनके हमें दो वेक्टर को ऐड करने हैं तो ऐसे करके हमेशा थोड़ी प्लॉट करते चलेंगे कि इसका प्लॉट करो, इसका प्लॉट करो और ये तो इसका निकालो। अरे भाई काम तो वही हो रहा है, सबके x कंपोनेंट वाले ऐड हो जाएंगे 7i कैप, इसका इसके साथ ऐड करोगे भाई 3j और 5j, तो क्या हो जाएगा 8j कैप, माइनस k कैप है और -3 है, तो माइनस हो गया कितना भाई, तो -4k कैप। अगर a प्लस बी निकालना है तो ये हो गया, अगर a माइनस बी निकालना है तो वो भी निकाल लेंगे भाई, a माइनस बी करना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 4i में से 3i सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचा क्या भाई, यहाँ लिख देता हूँ एक स्टेप लिख देता हूँ, अगले स्टेप में i कैप कर दूंगा, और यहाँ है 3j कैप माइनस 5j कैप, और इधर है माइनस k कैप, ये है माइनस k कैप, और ये है माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तो माइनस 3k कैप, ये है माइनस k कैप तो है, एक मिनट, माइनस k कैप और माइनस 3k कैप, ऐसे करके है हमारा। तो भाई फाइनली क्या आ गया, तो i कैप आ गया और माइनस 2j कैप आ गया, और ये माइनस k कैप और माइनस प्लस 3k कैप, यानी कि क्या हो गया 2k कैप हो गया। तो इस तरह से हमें सब्ट्रैक्शन भी मिल गया। अभी तक हम लोगों ने रूल नहीं पढ़ा सब्ट्रैक्शन का, लेकिन i j k में है तो ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रूल तो पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आपको क्या करना है, ये हमने ग्राफिकल इसका एनालिसिस यानी मीनिंग बताया था तुम्हें कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है, 2i प्लस 3j का क्या मीनिंग है। अगर कोई बोलता है कि 2i प्लस 3j है ये वाला वेक्टर, 2i और प्लस 3j था ये वाला वेक्टर, b वेक्टर जो है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x डायरेक्शन में 2 और y डायरेक्शन में 3 है। तो ये सब हम लोगों ने समझा था। तो जब i j में रिप्रेजेंटेड होता है तो आप 2 वेक्टर हों या 10 वेक्टर हों, ऐड करना हो, सब i को एक साथ, सब j को एक साथ, सारे k को एक साथ कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था वो अब देखा जाए। एक वेक्टर c है, सारे लोग देखें भाई, वेक्टर c है, ये हमें बताना है whose वैल्यू इज हाफ द वैल्यू। तो भाई किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मैंने बताया कि 3 तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो भाई अभी कौन सा काम करेगा हमारा, तो भाई कम से कम इसका वैल्यू और जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यू हमें पता है कि सी वेक्टर का वैल्यू है हाफ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, यानी a माइनस बी का जितना वैल्यू है उसके हाफ वैल्यू का है ये c, और डायरेक्शन किधर है, अपोजिट टू b। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। कैसे करोगे भाई, अब तुम समझ लो, देख लो ध्यान से, थोड़ा लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, तो सी वेक्टर के बारे में कहा गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी है। a दिया हुआ था, b दिया हुआ था, तो पहले मैंने a माइनस बी निकाल लिया कि भाई इसी के मैग्नीट्यूड से हाफ मैग्नीट्यूड तो है, इसी के मैग्नीट्यूड से तो हाफ है। a माइनस बी वैल्यू निकालना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि a माइनस बी का जितना मैग्नीट्यूड है उसका हाफ वैल्यू का है। तो ठीक है भाई, इसका हम लोग पहले मैग्नीट्यूड निकालें। तो a माइनस बी वैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल चुके। हमें तो a प्लस बी की ज़रूरत थी ही नहीं, तो a प्लस बी तो नहीं चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो नहीं चाहिए, a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू से हाफ रखना है हमें c का वैल्यू, तो इसका वैल्यू चाहिए। तो a माइनस बी का वैल्यू का मतलब है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना होगा सबको पता है भाई, किसी वेक्टर जो i j k में लिखा हो उसका वैल्यू क्या होता है भाई, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब i का तो कोफिशिएंट यहाँ 1 है, j का कोफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो, बात एक ही है। और यहाँ पे k का कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई, तो 1 + 4 + 4 दैट इज क्या हो गया, √9, और ये मिल गया वैल्यू 3। तो बहुत अच्छा भाई, a माइनस बी का वैल्यू इसका मतलब हो गया 3। तो ये तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सॉल्व जो कर रहे हैं मतलब सोल्यूशन जो इसका है, तो सबसे पहले हम लोगों ने a माइनस बी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला। c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जिस वेक्टर को हमें क्वेश्चन में निकालना है फाइनली, उसका मैग्नीट्यूड है
a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का हाफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली a माइनस बी का जो वैल्यू है उसका हाफ। क्वेश्चन कह ही रहा है हाफ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर है? अपोजिट। मतलब यूनिट वेक्टर जो लेना है वो किधर लेना है भाई? तो b के अपोजिट में। तो भाई b के अपोजिट में मतलब माइनस बी के डायरेक्शन में। ए वेक्टर अपोजिट टू b क्या होगा भाई? माइनस बी। अगर हम लोग माइनस लगा देते हैं डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, सबको पता है भाई। किसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपोजिट वेक्टर हो गया, b के अपोजिट वेक्टर हो गया -3i कैप -5j कैप और +3k कैप +3k कैप। ये हमारा -b है, -b वेक्टर। मतलब एक b वेक्टर जो था उसके अपोजिट का वेक्टर हो गया। तो हम लोग -b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। इट मीन्स c वेक्टर जो निकालना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a माइनस b का मॉड जो था 3 उसका हाफ कर दिया, और यूनिट वेक्टर लिखना है भाई किस डायरेक्शन में? तो b के अपोजिट वाला। तो b के अपोजिट में एक वेक्टर मिल गया हमें -b, तो हम लोग लिखेंगे क्या भाई? तो -b वेक्टर डिवाइडेड बाई -b डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो -b वेक्टर डिवाइडेड बाई -b का मैग्नीट्यूड। याद होगा यूनिट वेक्टर का तो फॉर्मूला यही होता है, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में चाहिए तो एक वेक्टर मिल जाए उस डायरेक्शन में डिवाइडेड बाई इसी का वैल्यू। यही तो होता है यूनिट वेक्टर का। बताया था यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई। यूनिट वेक्टर तो ऐसे ही मिलता है, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। हमें किधर का चाहिए यूनिट वेक्टर? -b के डायरेक्शन में चाहिए। अपोजिट टू b मीन्स -b के डायरेक्शन में चाहिए। तो ठीक है भाई, -b वेक्टर डिवाइडेड बाई -b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो c का मैग्नीट्यूड पता लग चुका है 3/2, क्योंकि 3 था a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। चलो भाई -b, तो -b वेक्टर उधर पहले निकाल रखे हैं भाई। -b इज -3i कैप -5j कैप और क्या था +3k कैप। ठीक है भाई, तो ये हो गया -b वेक्टर डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। ये ब्रैकेट है, ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है। और अब लिखने हैं इसी का मॉड। मॉड मतलब हो गया वैल्यू, तो वैल्यू लिखेंगे इसका -b का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बस ये हो गया तुम्हारा फाइनली c वेक्टर जो आ रहा है वो है 3/2, और ये -3i कैप -5j कैप +3k कैप डिवाइडेड बाई कितना भाई? तो ये हो गया 9 और 25, 9 + 25 + 9 तो 18 और 25। सोच लो कितना हो गया वैल्यू। जो वैल्यू हो जाएंगे उतना ही। 18 और 25 कितना हो जाएंगे? बोलो भाई 18 और 25 43। तो ये हो गया 43 अंडर रूट वैल्यू। मीन्स जो तुम्हारा आ गया 3/2 √43, और ये हो गया -3i कैप -5j कैप और +3k कैप। दिस इज द वेक्टर c। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? डिफिकल्ट था ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन। अभी पहली बार आ रहा है तो डिफिकल्ट तो लगेगा ना, पहली बार आ रहा है जिंदगी में। क्वेश्चन देखो साफ साफ कह रहा है कि भाई एक वेक्टर बताओ जिसका वैल्यू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझ लो। एक वेक्टर ऐसा निकालो हुज वैल्यू इज, देखो कितना साफ साफ लिखा हुआ भाई कि ए वेक्टर फाइंड वेक्टर सी हुज वैल्यू इज हाफ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। मतलब तुम a माइनस बी का वैल्यू जो है उसका हाफ c का वैल्यू होगा, और डायरेक्शन अपोजिट टू b। कितना क्लियर तो सब है भाई। तो पहले तो तुम a माइनस बी निकाल लो। तो a b दिया हुआ है तो a माइनस बी निकाल लिया हमने, और a माइनस बी मिलेगा, और अपोजिट टू बी तो अपोजिट टू बी भी एक वेक्टर निकाल लिया भाई। बी वेक्टर के अपोजिट में ये निकाल लिया। फर्स्ट टाइम देख रहे हो भाई। अब देखो 9th क्लास वाला, 10th क्लास वाला तो अब सोचोगे कि वैसे फार्मूला पुटिंग एक स्टेप में आंसर आ जाए, तो वैसा तो अब नहीं ना होगा। अब तो 2-4 स्टेप लेने पड़ेंगे।
तो ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, हमने ए माइनस बी भी निकाल लिया क्योंकि ए माइनस बी का जो भी वैल्यू होगा उसका हाफ रखने हैं। तो भाई ए माइनस बी निकाला, पहले आई को आई के साथ सब्ट्रैक्ट किया, जे को जे के साथ, के को के के साथ, पहला काम तो ये कर लिया, ए माइनस बी निकाल लिया, उसका वैल्यू निकाल लिया, 3 वैल्यू आया भाई, चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या करना है, तो माइनस बी हमने निकाल के रख लिया क्योंकि हमें बी के अपोजिट में चाहिए, सी वेक्टर जो निकालना है वो अपोजिट टू वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर के अपोजिट में ले लिया। माइनस लगाने से क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर ये है हमारा बी वेक्टर तो ये वाला है माइनस बी वेक्टर। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सी हमारा बी के अपोजिट में है, मतलब सी हमारा इस डायरेक्शन में वेक्टर है, सी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है। तो भाई बी जब इस डायरेक्शन में है तो उसका अपोजिट हमने ले लिया, हमें इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। मीन्स सी वेक्टर विल बी, सी वेक्टर कितना होगा तो इसका वैल्यू पहले रख दो और मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, माइनस बी के डायरेक्शन में, माइनस बी क्योंकि अपोजिट टू बी चाहिए, तो इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सो जो अपना स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था वो यही तो था तरीका भाई, सी वेक्टर लिखना, वैल्यू भी दे रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है, तो वैल्यू है, डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर से, तो वैल्यू था ए माइनस बी के वैल्यू का हाफ कर दिया भाई। और डायरेक्शन किधर लेना होगा भाई, तो माइनस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उससे मल्टीप्लाई कर दो। हमने कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई यूनिट वेक्टर निकालने का बताया है फॉर्मूला, वो किस दिन के लिए बताया, यही सब के लिए बताया है। कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में निकालना हो, डी डायरेक्शन में निकालना हो, अगर ए वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना हो तो ए वेक्टर में ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमें माइनस बी के डायरेक्शन में चाहिए था, तो कोई बात नहीं है, माइनस बी ले लो भाई और डिवाइडेड बाई माइनस बी का मैग्नीट्यूड कर लो, मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये माइनस बी रखा और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऑब्टेन कर लिया, डिवाइड किया है इसके मैग्नीट्यूड से। तो बस इसके बाद क्या सॉल्व कर देने हैं, काम खत्म हो गया। डिफिकल्ट कहाँ, अब बोलो क्लियर है सबको? यस सर। किसी को डाउट है पूछ ले भाई, ताकि मैं आगे बढ़ूं। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर क्लियर है तो ठीक है भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसको नोट करना है नोट कर ले जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन देखने हैं वेक्टर्स के, सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स ये देखने हैं। देखो भाई, आई जे में दिया रहेगा तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वेक्टर ए भी आई में, जे में, के में दे दे, ये भी आई जे के में दे दे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी तो किया था हम लोगों ने, इसमें से इसको आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ कर देने हैं, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक फॉर्मल वे है सब्ट्रैक्शन समझने का, वो ज़रा समझना ज़रूरी है। जैसे ट्रायंगल लॉ समझा वैसे ही। तो सबसे पहली बात, अलजबरा 5 - 2 लिखते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 5 + -2। बोलो भाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अलजबरा में ऐसा लिख सकते हैं, अर्थमेटिक अलजबरा में 5 - 2 = 5 + -2 लिख सकते हैं। वैसे ही a - b निकालना चाहते हो तो a में -b वेक्टर को ऐड कर लो। सब्ट्रैक्शन बिटवीन a एंड b इज नथिंग बट एडिशन बिटवीन a एंड -b, और एडिशन के तुम रूल जानते ही हो, इसलिए ये 5 मिनट का चीज़ है। जो एडिशन पढ़े वही है सब्ट्रैक्शन। बस तुम्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। इसका मतलब पहले -b ले लो वेक्टर, उसी को सब ऐड कर दो a में। a - b निकालना है तो a में ऐड करना है -b को, बस। अब देखो ये a - b यानी कि एडिशन बिटवीन a एंड -b। देखो पहले तो मैं ग्राफिकली समझा दूं इसको, फिर फॉर्मूला समझेंगे। मान लो ये a वेक्टर है, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। मान लो, चलो भाई एंगल कुछ होगा अपना थीटा एंगल, जानना है एंगल कितना है, तो भाई पैरेलल शिफ्ट करके टेल मैचिंग करो या हेड मैचिंग करो, मिल जाएगा। चलो भाई ये ठीक है। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड इस बार नहीं करना है। अगर ऐड करने होते तो ऐड कर सकते थे तुम, अगर ऐड करने को पूछता तो आपको मालूम ही है।
तो चलो मैं पहले ऐड करके दिखाता हूँ। ए में बी को ऐड कर रहा हूँ, तो ए में वेक्टर बी हमने पैरेलल शिफ्ट किया और ऐसे रख दिया कि हेड टेल मैचिंग हो जाए। हेड ऑफ ए और टेल ऑफ बी मैचिंग हो गया, और क्योंकि हेड टेल मैचिंग किए हैं तो ट्रायंगल लॉ से ही तुम्हारा रिजल्टेंट मिलेगा। तो भाई ट्रायंगल लॉ से अब हम लोग रिजल्टेंट इसका लिख देंगे। तो रिजल्टेंट क्या आया भाई? तो रिजल्टेंट आया ये वाला। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग भाई? तो इस वेक्टर को बोलेंगे ए प्लस बी वेक्टर। बोलो ठीक है भाई। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये हेड टेल मैचिंग को अभी मैं हटा रहा हूँ, तो समझ ही रहे हो आप, हेड टेल मैचिंग है। ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें तो सब्ट्रैक्ट करना था। किसको किससे भाई? तो ए में माइनस बी को अब ऐड करना है, क्योंकि ए में सब्ट्रैक्ट करना है बी को। तो अब मैं चाहता हूँ कि ए में माइनस बी, ये तो ए प्लस बी मिला। अब देखो माइनस बी, पहले बी को मैं माइनस बी कर रहा हूँ, तो बी था, ए में माइनस बी को ऐड करना है। तो ठीक है भाई, मैंने निकाल लिया माइनस बी वेक्टर। जितना लेंथ का था उतना ही लेंथ का इधर अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। दिस वेक्टर इज कॉल्ड माइनस बी वेक्टर। तो इसलिए ये ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए के हेड पे माइनस बी का टेल रखा, क्योंकि इनको ऐड करना है भाई। तो ए के हेड पे माइनस बी का टेल रख दिया। और ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड को रिजल्टेंट से दिखाना है भाई, तो रिजल्टेंट से दिखा देंगे। तो ये वाला आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है इसको क्या बोलेंगे भाई? ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है वो ए और प्लस माइनस बी है। तो ए प्लस माइनस बी है, इसका मतलब ए माइनस बी है। दिस वेक्टर इज ए माइनस बी। ये ए माइनस बी वेक्टर है, ये ए प्लस बी वेक्टर है। ए प्लस बी मिलके ए प्लस बी हो गया, ए और प्लस माइनस बी मिलके हो गया ए माइनस बी। ऐड ही तो किया, ए में हम लोगों ने माइनस बी को ऐड ही तो किया है और कुछ नहीं। यही हो गया रिजल्टेंट हमारा, यही हो गया ए माइनस बी। आप सोचेंगे कि अच्छा इसका तो वैल्यू कैसे मिलेगा? ए वेक्टर और माइनस बी, चलो रिजल्टेंट तो ऐसे दिखा दिया, लेकिन इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? तो भाई वैल्यू भी वैसे ही मिलेगा जैसे ऐड ही तो कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं, ए में माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारा वेक्टर दिया रहेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे था और बी वेक्टर ऐसे था, तो ए में हम लोगों ने बी को ऐड किया और ए में माइनस बी को ऐड किया, तो दोनों हमें मिल गए। ए प्लस बी भी मिला, ए माइनस बी भी मिला। हाँ, अब इसके वैल्यू निकालना चाहते हो, फॉर्मूला निकालना चाहते हो, तो वो अभी मैं दिखाऊंगा। ये मीनिंग तो समझ में आ गया भाई कि ए माइनस बी कैसे निकला। चलो अब जरा मैं इनका फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला देखो दो तरह से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, सारे लोग ध्यान से समझ लेंगे। कुछ टीचर एक ही मेथड बता करके छोड़ देंगे, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, आपको जो सूटेबल लगे वो आप काम करते रहना। आप बताओ, ए वेक्टर था, ए वेक्टर को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, बी वेक्टर था तुम्हारा ये वाला, ये थीटा एंगल था, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये माइनस बी। ए और बी में, ए वेक्टर को आगे बढ़ाया तो ए और बी में थीटा एंगल है। तो बताओ ए और माइनस बी में कितना एंगल है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में कितना एंगल है? ये एंगल है। देखो ए वेक्टर को समझो आगे बढ़ा दिया, ए वेक्टर को समझो आगे बढ़ा दिया, अब टेल टेल मैचिंग हो गया। तो ये वाला एंगल और एक इधर से एंगल, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ये है एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, जो कि होगा पाई माइनस थीटा। ये है एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। और ये वाला है एंगल बिटवीन ए एंड बी। बोलो भाई, ये तो क्लियर है? या इस कलर से नहीं दिख रहा है तो बता दो भाई। जस्ट अपोजिट हो गया एडिशन का। क्या हो गया? हाँ, जस्ट अपोजिट ही है। एडिशन मतलब क्या? अपोजिट क्या है? वो वही है, एडिशन ही है। ए में बी को ऐड ना करके माइनस बी को ऐड कर लो भाई, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं।
ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर में ऐड करना है माइनस बी वेक्टर को। तो पहले ये काम कर लो भाई, उसके बाद इसको ऐड कर दो। चलो देखो भाई क्या होता है। तो आपको जब समझते हो कि a माइनस बी, जब आप समझते हो कि a माइनस बी इज a प्लस माइनस बी, ये जब खोपड़ी में तुम्हारे आ चुका तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी तुम्हें पता होगा कि a प्लस माइनस बी ऐड ही तो कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था। कोई भी दो वेक्टर ऐड करते थे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर। तो सेकेंड वेक्टर क्या है, माइनस बी है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। माइनस बी का मैग्नीट्यूड बोले या बी का मैग्नीट्यूड बोले एक ही बात है। बी का मैग्नीट्यूड या माइनस बी का मैग्नीट्यूड एक ही बात है कि नहीं। अगर बी वेक्टर है 4i कैप और माइनस बी वेक्टर हो गया माइनस 4i कैप, तो दोनों का जब वैल्यू लेंगे तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 हुआ और माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 4 ही हुआ कि नहीं। सो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, बी वेक्टर हो चाहे माइनस बी। तो ए का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, थर्ड का मैग्नीट्यूड, ये भी माइनस बी का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं था, बी का ये स्क्वायर लिख देते, बात एक ही था, कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और कॉस, किसको किसको ऐड कर रहे हो, ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हो। बताओ एंगल क्या लिखें। जब आप ए माइनस बी निकाल रहे हो और ए में प्लस कर रहे हो माइनस बी का, तो आपको फॉर्मूला तो पता है ना एडिशन का, कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए ना, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ए और माइनस बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। इसलिए ये फॉर्मूला क्या बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और कॉस पाई माइनस थीटा को बोलते हैं हम लोग माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, तो माइनस कॉस थीटा। तो माइनस को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है, क्या है थीटा, क्या है ए एंड बी। ए और माइनस बी में तो ये एंगल है, थीटा तो ए और बी में ही एंगल है। देखो थीटा ए और बी में एंगल है, ए और माइनस बी में एंगल था पाई माइनस थीटा, तो हमने तो वो रखा फॉर्मूला में, ये है ना अल्फा। सारे लोग फिर से समझें, हम लोग ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड 2, ए का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल, ए और माइनस बी के बीच का एंगल, और ए और माइनस बी के बीच का एंगल है अल्फा, यानी कि पाई माइनस थीटा। थीटा अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी है तो हमें पाई माइनस थीटा यूज़ करने हैं। हमें ए और बी थोड़ी ना ऐड कर रहे हो कि दोनों के बीच का एंगल लिखोगे, ए और बी के बीच का एंगल नहीं लिखेंगे हम लोग, ए और माइनस बी ऐड कर रहे हैं, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए। ए और माइनस बी के बीच का एंगल तो अल्फा है, पाई माइनस थीटा, तो वो रखने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अब इसी को मैंने इवेलुएट किया तो ऐसे आ गया, मतलब ये वाला जो है वो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये थीटा रह जाएगा। ये थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा अगर तुम ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखते हो। तो फाइनली ये एक फॉर्मूला बन गया। सब्ट्रैक्शन अगर होना है तो क्या मॉडिफाई करने पड़ेंगे मैग्नीट्यूड में, तो मॉडिफाई ये करने पड़ेंगे कि यहाँ जहाँ प्लस था वो यहाँ माइनस हो जाएगा, एंगल वही का वही रह जाएगा। एंगल जो हमारा होता था एंगल बिटवीन ए एंड बी, वही का वही रह गया, क्योंकि हमने जो एंगल लिखा वो पाई माइनस थीटा, उसका ये इफेक्ट जो है वो यहाँ आ गया माइनस में। अब तो ये एंगल खाली थीटा बचा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी। इट मीन्स ये समझ लो ए माइनस बी का ये हो गया वैल्यू, और ए प्लस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ प्लस है तो समझो ए और बी ऐड हुआ है, यहाँ माइनस है तो समझना ए में से बी सब्ट्रैक्ट हुआ है। ये वाला वही का वही रह जाएगा। फर्स्ट मेथड ये।
रिजल्टेंट लिखने का फर्स्ट मेथड ये। सेकंड मेथड बता रहा हूँ अब देखो सेकंड मेथड बताता हूँ तुम्हें। ये सब लोग समझ गए, मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो कुछ नहीं, फॉर्मूला में यहाँ माइनस कर लेना बस, एंगल वही का वही रहेगा। या तो दूसरा फॉर्मूला है कि a माइनस बी अगर कर रहे हो, यानी कि a प्लस माइनस बी का मॉड निकाल रहे हो, तो फिर वही काम करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब प्लस यहाँ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऐड करने वाला, तो ऐड कर रहे हैं ए और माइनस बी में, तो ए और माइनस बी में ऐड कर रहे हैं, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल यूज़ कर रहे हैं। अल्फ़ा क्या है भाई? अल्फ़ा इज पाई माइनस थीटा, और ये है एंगल बिटवीन कौन? ए एंड माइनस बी। मतलब ये हो गया कि एंगल को आप ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हो तो उन्हीं दोनों के बीच का एंगल ले लोगे, तो इसको प्लस का प्लस छोड़ दोगे। फिर से बता रहा हूँ, आप चाहे वो करें या ये करें, मतलब चाहे तो आप ये साइन को मॉडिफाई कर लें, एंगल जैसे के जैसे छोड़ दो। जैसे हमारा एंगल होता था ए प्लस बी वाले में ए और बी के बीच का एंगल, यहाँ भी एंगल ए और बी के बीच का एंगल लेना, खाली यहाँ माइनस कर देना, मिल जाएगा। या तो फिर प्लस को अगर तुम्हें रिटेन रखना है तो प्लस रिटेन रखो, तो यहाँ एंगल चेंज करो। दोनों में से कोई एक काम करना है। एंगल रिटेन रखो तो साइन बदलो ए माइनस बी करने के लिए, और अगर तुम साइन रिटेन करना चाहते हो तो एंगल बदलो। इन दो में से एक काम करेंगे, ये नहीं कि दोनों काम कर देंगे कि अच्छा ए माइनस बी कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस कर दें और यहाँ एंगल भी ए और माइनस बी में ले लें, ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ माइनस कर दिए तो एंगल ए और बी में लेना है, यहाँ प्लस कर दिए तो एंगल ए और माइनस बी में लेना है। दोनों में से कोई एक काम करना है। चाहे भाई साइन बदल लो तो एंगल मत बदलना, ए और बी वाला ही रहने देना, या फिर एंगल बदल लो भाई, ए और माइनस बी के बीच का एंगल लो तो साइन वही रहने देना। क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं ए और माइनस बी को, तो ए का वैल्यू का स्क्वायर बी का वैल्यू का स्क्वायर ट्वाइस इंटू ए का वैल्यू इंटू बी का वैल्यू इंटू कॉस, जिन दो वेक्टर को ऐड किया, इन दो को ऐड किया, इसलिए इनके बीच का एंगल अल्फा लेंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो ए और बी का वैल्यू दे दिया और सब्ट्रैक्ट करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन 95% क्वेश्चन सिर्फ आई जे के में ही होते हैं, और उसमें कितना सिंपल है, ऐड करना है तो भी आई को आई के साथ, जे को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तब भी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। इसको नोट कर लो भाई। ए माइनस बी करने का क्या मीनिंग हुआ वो आपने देख लिया। फॉर्मूला में कोई एक काम करना है। अगर तुम साइन चेंज कर लेते हो ए माइनस बी के लिए तो एंगल वही रखना, ए और बी वाला, और अगर तुम साइन नहीं चेंज करना चाहते हो तो एंगल ए और माइनस बी का ले लेना, क्योंकि तुम ए और माइनस बी ऐड कर रहे हो। मीन्स अपने खोपड़ी में सेट कर लो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब है कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं, सिंपल एडिशन। जो कर रहे थे वही करेंगे, बस अब ए में बी को नहीं ऐड करके क्या करेंगे, ए में माइनस बी को ऐड करेंगे। तो बस अब आप यही समझ सकते हो, ए और माइनस बी में ऐड करेंगे, ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं भाई, तो जो एडिशन का फॉर्मूला वही लगा लो, ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये, और कॉस, जिन दो को ऐड कर रहे हो उनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल यूज़ कर दिया हमने। कोई अलग से टॉपिक नहीं है, सब्ट्रैक्शन का कोई बड़ा सा टॉपिक नहीं है। जो है रूल एडिशन का रूल है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। यस सर। और आई जे में रहता है तो कुछ काम ही नहीं करना होता है, सब तो आराम से हो जाता है। चलो भी आई जे क्या और हम लोग खेल खेलेंगे। इसको आगे बढ़ाएं भाई, हटाएं। यस सर। निखिल बोलो भाई। तो चलो भाई, अब हम लोग
न्यू काम करते हैं। चिराग क्लियर होगा अब तक? चलो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। आ गया मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर। अब तक देखा था हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर के साथ। अब देख रहे हैं दो वेक्टर ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो भाई जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो दो तरह से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो चाहे डॉट से करेंगे या क्रॉस से करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर में डॉट यूज करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस यूज करेंगे। ये होगा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, ठीक है। इसलिए ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और अभी क्या रहेगा भाई? तो अभी रहेगा हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट। तो ठीक है भाई, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में अब आ गए हम लोग डॉट प्रोडक्ट में। तो जो दो वेक्टर हैं इन दो का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो बाय डेफिनेशन ये होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करो, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, और इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो ए डॉट बी होता है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और कॉस थीटा का अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। यहाँ डॉट लिखो, क्रॉस लिखो या ब्रैकेट लिखो, सब एक ही बात है, क्योंकि यह है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, मतलब अलजबरा वाला मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 या 2 इंटू 3, 2.3 नहीं, 2 इंटू 3। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी, देखो भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे प्रोड्यूस होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा का वैल्यू। और ये जो राइट हैंड साइड में जो प्रोड्यूस हुआ ए डॉट बी से जो बना वो एक स्केलर है भाई। स्केलर है, यहाँ वेक्टर तो है नहीं, देख रहे हो। वैल्यू था मान लो 3, वैल्यू था मान लो 2 और वैल्यू था मान लो हाफ, cos 60 डिग्री हाफ है। तो यहाँ पे कोई वेक्टर तो है ही नहीं। जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू हाफ अगर ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। सो डॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस स्केलर, इसलिए इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर वेक्टर में, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। जब ए क्रॉस बी करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वो होगा ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, और एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है कि ए बी में जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका वैल्यू मिलेगा, ये न्यू वेक्टर मिलेगा जिसका वैल्यू ये है, और एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किधर होगा वो बात की बात है, वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ये क्या है। पूरा एक क्लास लगेगा इस पर, अभी तो ये देखने हैं, ठीक है। तो चलो भाई इसको तो अभी दूर रखो। स्केलर प्रोडक्ट, अब बताओ इस हिसाब से हम लोग, पहले तो ये डेफिनेशन हो गया समझो। अब बताओ तुम आई डॉट आई कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस, आई डॉट जे कितना होगा, जे डॉट जे कितना होगा, और जे डॉट के कितना होगा। आई डॉट आई की बात करें तो आई डॉट आई की बात करें तो भाई डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से हमें आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर एक और है आई कैप तो इसका भी मैग्नीट्यूड, इन तो दोनों के बीच में कॉस और एंगल, एंगल आई और आई में कितना एंगल होगा भाई? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये आई वेक्टर है, ये भी आई वेक्टर है, दोनों आई कैप ही है। तो आई और आई में कितना एंगल? 0 डिग्री। भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री। इसलिए ये क्या बन गया? तो आई कैप का वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर है, आई कैप का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, इसलिए क्या मिला? 1। तो आई डॉट आई 1 मिलेगा, सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 मिलेगा, और सिमिलरली हम लोग के डॉट के भी 1 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा 1? क्योंकि के का वैल्यू 1, फिर 1 और फिर cos 0 डिग्री। लेकिन जब डिफरेंट होंगे आई डॉट जे तब देखो क्या होगा? तो आई कैप का वैल्यू, जे कैप का वैल्यू और cos दोनों के बीच का एंगल बता दो भाई। आई और जे में कितना एंगल? आई और जे में कितना एंगल? 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0।
तो 0 0 सब 0 बन जाएगा भाई, तो 0 मिल जाएगा। इसलिए ये तो वैल्यू आया 1 1, लेकिन cos 90 डिग्री 0 हो गया, इसलिए सबको शहीद कर दिया। सिमिलरली j डॉट जे होगा 1 और j डॉट के क्या हो जाएगा 0। डिफरेंट यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 0, सेम यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 1। लिख लो, लिख लो सारे लोग, रजिस्टर का पेज पे पेन चलना चाहिए। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है। ये तो हो गया जब भी ऐसा होगा सेम यूनिट वेक्टर तब। अब बताओ तुम k डॉट आई कैप कितना हो जाएगा और k डॉट जे कैप कितना होगा? 0। कौन वाला 0 होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? कौन वाला 0 हो जाएगा मेरे दोस्त, बोलो। दोनों ही होंगे सर। अरे दोनों होंगे, बहुत बढ़िया भाई। कौन बोला, जरा नाम भी बताना। सार्थक। सार्थक, इसका मतलब समझते जा रहे हो। ठीक है भाई, तो और अब तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैप डॉट के कैप अगर हो जाए तो वो भी क्या होगा, जैसे ही डिफरेंट आया 90 डिग्री एंगल cos 90 0 सेम आएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, तो j डॉट जे भी 1 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये आप समझ गए। तो अब तुम ये बताओ, अगर बोला जाए कि फाइंड a डॉट बी, फाइंड a डॉट बी इफ़, क्वेश्चन है नेक्स्ट, जल्दी से लिखो। फाइंड a डॉट बी इफ़ a इज़ इक्वल टू 2i माइनस 3j एंड b है वेक्टर 3i प्लस 4j। चलो भाई a डॉट बी निकालने हैं। ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, निकालने हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब है, अब इसमें ध्यान देना, अब इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम्हें ये वाला यूज़ होगा सीधा। कैसे देखो, एक बता देता हूँ पहले, इस टाइप का क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो मुझे दिखाने पड़ेंगे, बाद में उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके आएंगे तो वो आप कर पाएंगे। पहले तो कुछ हमें कराने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। तो ये देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेने हैं, तो ठीक है भाई, ए को एज इट इज लिख लेते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप, और इसको डॉट प्रोडक्ट लेने हैं किसके साथ भाई, तो 3i कैप प्लस 4j कैप के साथ। तो जिस तरह से उधर अलजबरा में करते हैं वैसे ही यहाँ काम करने पड़ेंगे। पहले 2i को पकड़ो, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट है ना यहाँ बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट लेना, फिर इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, फिर अब इसको पकड़ो भाई, इसके साथ कराओ, और इसको इसके साथ कराओ। फिर मीन्स क्या लिखूंगा मैं भाई, तो ये लिखूंगा, देखो a डॉट बी इज इक्वल टू 2i एज इट इज डॉट 2i, सब लोगों का नज़र बोर्ड पे रहे, 2i डॉट 3i। ठीक है भाई, ये हो गया काम 2i का 3i के साथ। फिर अब इसका इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, प्लस 2i कैप डॉट 4j कैप, 2i कैप डॉट 4j कैप। ठीक है भाई, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब इधर वाले का, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस 3j कैप, तो माइनस 3j कैप और डॉट 3i कैप, ये हो गया, समझो ये हो गया। और उसके बाद आ गया माइनस 3j कैप और इसके साथ डॉट 4j कैप, ये मिल गया हमें, माइनस 3j कैप डॉट 3i कैप और माइनस 3j कैप डॉट 4j कैप, ये मिल गया तुम्हें। ब्रैकेट हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, समझो, और ये हमें मिल चुका है। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम लोग काम करेंगे। देख लो भाई, ये वाला एक चाहो तो आप ऐसे ब्रैकेट में समझ सकते हो, 4 पार्ट हो गए, 2 इसका और 2 इसका। 2i डॉट 3i, तो i डॉट i 1 होता है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जो कोफिशिएंट है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 इंटू 3 तो कर लो पहले 6, 2 इंटू 3 तो 6 है। अब i डॉट i होता है 1, i डॉट i होता है 1। ठीक है भाई, अब इसका 2 इंटू 4 तो पहले कर लो भाई 8, और i डॉट j होता है 0,
कि लिख दूँ? लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप। फिर यहाँ पर देखेंगे -3 और इंटू 3, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो -3 और 3 इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लिए तो -9 हो गया। अब j डॉट आई, -3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया -9, अब j डॉट आई, तो j डॉट आई क्या हो जाता है? 0। भाई j डॉट आई तो होता है 0। और ये हो गया, देखो अब इसका इसके साथ तो -3 और 4 -12 और j डॉट j होता है 1। लिख देता हूँ अभी j डॉट j। फाइनली क्या आया? 6 और i डॉट j 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। -12 और j डॉट j होता है 1, यानी कि 6 - 12 डेट इज इक्वल टू -6। ये है आंसर -6। फिर से बता रहा हूँ, पहले ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या करना है भाई? तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो और जो आई जे वाला है वो खेल करो। तो आई डॉट आई तो भाई हो जाता है 1 कर दिया, और 2 × 4 हो गया 8, और आई डॉट जे 0 हो जाना है। -3 × 3 -9 हो गया, और जे डॉट आई जैसे ही डिफरेंट वाला है तो जे डॉट आई तो हमारा 0 हो जाएगा भाई, जे डॉट आई 0 हो जाएगा। जहाँ भी डिफरेंट वाले तो 0 होते हैं, 90 डिग्री एंगल आता है तो 0 हो गया। और यहाँ पे आ गया देखो -3 था, इधर 4 तो -12 बन गया, ये -3 था और 12 तो -12 बन गया, -12 और जे डॉट जे हमारा हो गया 1। तो 6 - 12 ये 1 था अपना, तो 6 - 12 इज -6, तो आंसर आ गया -6। इसको हम लोगों ने इस तरह से समझा, लेकिन बार बार इतना बड़ा काम आप नहीं करोगे, आप काम करोगे शॉर्टकट में। तो इसको डिलीट कर दूं भाई, तो शॉर्टकट बता दूं? बोलो भाई। तो इधर वाले को मैं हटा रहा हूँ। ये तो हमेशा याद रखना, अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 है, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये टिप्स पे होना चाहिए। अब देखो a डॉट b करना था 2i - 3j डॉट प्रोडक्ट 3i + 4j कैप। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे कर लो काम। सीधा क्या करो, 2 × 3 6, i डॉट i 1 हो गया। इसको इसके साथ नहीं करेंगे, फ़ायदा नहीं कुछ करने का। इसको इसके साथ नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, j और i है, बेकार है। इसको इसके साथ करेंगे तो -3 और 4 -12 हो गया, और j डॉट j 1 हो गया। बात ख़त्म हो गई, -6 वैल्यू आ गया। सर एक बार फिर से बताओ। i को i के साथ करेंगे क्योंकि हमें पता है i डॉट i 1 होता है, इसलिए 2i और 3i का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो 2 × 3 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया, देखो 2 × 3 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप ये बीच वाला गायब हो रहा है, सीधा जो है यहाँ से आ रहा है। तो देखो 2i × 3i लेने हैं, तो 2 × 3 6 हो गया, 2i डॉट 3i कर रहे हैं ना, तो 2 × 3 6 हो गए, 6 हो गए, और i डॉट i तो 1 होता है, 1 हो गया। अब इसको इसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि i डॉट j तो 0 हो जाएगा, तो क्या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें भाई, i डॉट j तो 0 हो जाना है ना, i डॉट j तो 0 हो जाने हैं। i डॉट j 0 होने तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, ये 8 बना के क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह से चलो इसका तो काम हो गया, इसका i को i वाले के साथ कर लिया जो कि आया 6, और इसको j के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार है। और इसका -3j को i के साथ करने से क्या फ़ायदा, -3j वाला है, इसको i वाले के साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम लोग इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बेकार हो जाएगा। -3 × 3 करके -9 लाओगे, फिर 0 ही ले आओगे, j डॉट i है तो। इसलिए डिफरेंट यूनिट वेक्टर वाले में डॉट प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब j वाले को j के साथ करेंगे तो -3 × 4 -12 हो गया, और -12 j डॉट j 1 होता है, तो -12 × 1 तो सीधा मिल गया। वही काम मैंने यहाँ किया है, i को i के साथ करेंगे तो 2i 3i 6 हो गया, i डॉट i 1 हो चुका है। अब इसका दूसरे के साथ j वाले के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, और j वाले को i के साथ करने की ज़रूरत नहीं है।
जे वाले को जे के साथ करने की ज़रूरत है। -3 × 4 -12 किया और जे डॉट जे तो 1 हो गया। तो बस 6 - 12 एक स्टेप में काम होगा, वो भी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, धीरे धीरे सॉल्व करते करते लोग यहीं से आप सीधा वैल्यू लिखोगे a डॉट बी। देखो a यहाँ है, क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा हुआ a b और तुम्हें a डॉट बी निकालने हैं, तो तुम अलग से ऐसे लिखोगे a और डॉट बी क्वेश्चन में से नोट करके। अरे भाई क्वेश्चन में ही कर दो, a डॉट बी देखो इसको इसके साथ करने हैं, इसको इसके साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको इसके साथ किया 6 हुआ और i डॉट i 1 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसके साथ नहीं करेंगे, इसको इसके साथ नहीं करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो -12 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया। समझ गए? यस सर। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। वैसे सिस्टमेटिक वे ये है कि ब्रैकेट ब्रेक करो, एक एक करके देखो। तो मैंने ये स्टेप दिखा दिया कि चलो भाई देखो यहाँ पे कैसे डिफरेंट वाले यूनिट वेक्टर आएंगे तो 0 कर देंगे। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन करके मेहनत करने का क्या फ़ायदा। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के भी रहता तो के को के साथ। मान लो यहाँ पे होता 2i - 3j + 2k और यहाँ आ जाता -6k, ऐसे अगर आ जाता तो क्या करते। तो a डॉट a जैसे निकाल रहे थे हम लोग, तो a डॉट a में देखो i को i के साथ कर लिया, j को j के साथ कर लिया, बाकी के साथ ज़रूरत नहीं है। किसी तरह से k को k के साथ करेंगे, बाकी से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए ये 2 × -6 -12 हुआ और k डॉट k 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात। तो -12 -24 हो गया, -24 और ये +6 तो क्या हो जाएगा, -18 हो गया। यही हो गया -18 आंसर। बोलो क्लियर है? यस सर। मतलब डॉट प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना है कि आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, जे को जे के साथ, के को के साथ, बाकी सबके साथ खिचड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब शहीद हो जाने हैं। चलो ये समझ गए डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ। अब इसका यूज़ कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ बहुत आता है। देखो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट तो कर लिए यहाँ तक सारे लोग? नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। यूज नंबर 1 इन फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। 2 वेक्टर के बीच में एंगल तुम्हें चाहिए तो निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के यूज से। कैसे भाई? तो मान लो एक वेक्टर है 2i - 3j + 2k, बी वेक्टर है 2i - 3j + 2k। मान लो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अब आप प्लॉट करके थोड़ी देख पाओगे, वो भी 2 डायमेंशनल होता तो कुछ अंदाज़ा भी लगाते। यहाँ 3 डायमेंशनल है तो बोर्ड पे या कॉपी पे क्या दिखाओगे, आई जे दिखेगा, के वाला दिख नहीं पाएगा। तो ऐसे वाले को आप किसी दूसरे मेथड से निकालना चाहेंगे, फंस जाएंगे, निकालते रह जाएंगे, प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। एक पेज पे प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है, इसको सबके लिए 3 डायमेंशनल पिक्चर तो नहीं बनाएंगे, तो वो पता भी नहीं लगेगा, फिर भी एंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका एंगल हम लोग डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो a डॉट बी होता है डेफिनेशन से ए बी कॉस थीटा। बोलो भाई होता है ये a डॉट बी क्या होता है? बोलो a डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो थीटा ही तो एंगल है बिटवीन ए एंड बी, थीटा ही तो चाहिए हमें। एंगल निकालना है बिटवीन 2 वेक्टर, मतलब थीटा ही तो चाहिए। निकाल लो भाई, कॉस थीटा तो मिल जाएगा तुम्हें। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये वाला, इधर चाहिए सब तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, ये बताया तो था, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। इट मीन्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है, ये है। सो कॉस थीटा हमें मिल गया तो थीटा भी मिल गया। थीटा को कैसे लिखेंगे भाई? तो थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। मतलब ये रखो ना भाई, बस इतना ही रखो। कॉस इनवर्स मान लो कुछ लोग नहीं समझते हैं तो इसको छोड़ो, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है भाई कॉस थीटा सॉल्व किया तो 1/3 आया। अरे भाई कॉस थीटा 1/2 आता तो तुम बोल देते 60 डिग्री है भाई थीटा, लेकिन जब 1/3 आएगा तो तुम्हें थोड़ी पता है कि थीटा कितना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स 1/3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मैथ वाले पढ़ेंगे इसको ट्रिगोनोमेट्री में। फिलहाल ये है कि इसका मतलब होता है
इसका मतलब होता है सच एन एंगल, ऐसा एक एंगल हुज कोसाइन वैल्यू इज 1/3। इसका मतलब ही होता है कॉस इनवर्स 1/3 का मतलब होता है ऐसा एंगल जिसका कॉस में वैल्यू 1/3 आए। अब वो 60 डिग्री हो या 62 डिग्री हो या 65 डिग्री हो, उससे मतलब नहीं है, आप इतना ही में छोड़ सकते हैं, एंगल हो गया। अब देखो इसका यूज़ करके मैं कैसे इन दोनों के बीच का एंगल निकाल देता हूँ। तो भाई कॉस थीटा मिल जाएगा हमें। देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये तो है, यही तो है, यही फॉर्मूला की तरह तुम यूज़ कर लो। जब भी तुम्हें एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच में तो आप ये इजीली काम कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। चलो भाई ए डॉट बी अब हम लोगों को निकालना है फिर वही वाला काम जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ए डॉट बी निकालना है, क्या करेंगे, 2i, आई वाले को आई के साथ पकड़ो, 2 इंटू 2 क्या हो गया भाई, 4 हो गया, आई डॉट आई क्या हो गया, 1। बोलो ठीक है। यस सर। इसको हमने 2i वाले को 2i वाले के साथ देख लिया भाई, i को i के साथ देख लिया, बाकी के साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब j वाले को j के साथ देखेंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट में तो खाली j का j के साथ करेंगे तभी तो 1 होगा, बाकी के साथ तो 0 कर लेगा वो, तो मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो j को j के साथ करेंगे तो -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 +9 हो गया, -3 इंटू -3 +9 हो गया, और j डॉट j 1 हो गया, काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 4 होगी, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है भाई, तो +4 हो गया और k डॉट k 1 हो गया, काम खत्म हो चुका। इतना ही है हमारा डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू। अब a का वैल्यू, b का वैल्यू, वो तो आप बचपन से जानते हैं भाई। a का वैल्यू क्या होगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इधर क्या है भाई, तो ये भी है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करो चाहे -3 का स्क्वायर करो। अच्छा दोनों मैंने सेम ही वैल्यू ले लिया, दोनों वेक्टर सेम ही ले लिया, देखो अनजाने में मैंने सेम ही ले लिया, 2i - 3j + 2k, 2i - 3j + 2k। कोई बात नहीं, अगर दोनों वेक्टर एक ही ले लिया तो एंगल 0 आना चाहिए ना। अगर दोनों एक ही वेक्टर ले लिया, ये भी a वेक्टर ये भी a वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 आना चाहिए ना, बोलो ठीक है, आ जाएगा 0 अपने आप। तो ठीक है भाई, यहाँ cos थीटा का वैल्यू आया कितना हो गया, 4 4 8 8 और 9 17 डिवाइडेड बाई, बताओ ये कितना हो गया, 4 4 8 8 और 9 17, ये भी 17, बोलो ठीक है, ये भी 2 स्क्वायर है। तो ये क्या मिल गया भाई, 1 मिल गया, cos थीटा इज 1, और cos थीटा 1 हो गया तो थीटा क्या मिला, और थीटा क्या मिलेगा, cos थीटा 1 तो थीटा क्या 0, मिलना भी चाहिए, मिलना ही चाहिए। इसलिए जो रहता है एंगल वो मिल जाता है। वो क्वेश्चन ऐसा हो गया, मैं लिखा और उसी फ्लो में ये भी लिख दिया, वही का वही लिख दिया, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं है, थीटा मिल गया हमें, 0 एंगल। चलो एक देख लिया, एक और क्वेश्चन कराते हैं अभी। एक क्वेश्चन अब आप करेंगे, समझ तो गए कैसे करने हैं। अगर ये सॉल्व करते करते मान लो हाफ आता, अगर हाफ आता तो बोल देते थीटा 60 डिग्री है। कुछ लोगों को ऐसा माइंड में वायरस आ सकता है कि सर एंगल तो निकल रहा है लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये करेक्ट एंगल निकला। तो भाई अभी तो तुम्हें हजम हो गया क्योंकि तुम्हें दोनों वेक्टर ही सेम था, तो तुम्हारा कॉमन सेंस कहता है कि हाँ तो 0 ही एंगल आना चाहिए था, आ रहा है 0। चलो भाई ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको हटाते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर आपको पहले से पता हो, और फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाला ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। तो चलो एक हम लोग ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन फॉर्मेशन में आपको इन्वॉल्व करता हूँ, अभी तो मैं अपनी मर्ज़ी से ले लेता था। देखो अब क्वेश्चन कैसे मैं फॉर्म कर रहा हूँ। मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जिसमें पहले से ही एंगल 90 डिग्री रहे, और सॉल्व करेंगे उसको करके तो 90 डिग्री बच्चों को देंगे, 90 डिग्री आंसर आना चाहिए। तो चलो मैं एक 2 वेक्टर लेता हूँ जिनमें पहले से ही 90 डिग्री हमें रखना है। तो मैंने एक वेक्टर ले लिया, मान लो एक ले लेते हैं एंगल, इस तरह का एक वेक्टर ले लेते हैं।
जो कि 60 डिग्री पे रहे। बोलो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भाई, बोलो डाउट, बोलो भाई पहलवान। भाई माइक को ऑफ रखो, अगर नहीं कुछ बोलना है तो माइक को ऑफ रखो, ठीक है। चलो सारे लोग देखेंगे भाई। हमने ले लिया मान लो 2i कैप, अब 2 ले लिया हमने वैल्यू। अब मान लो 60 डिग्री पे एक लेना चाहते हैं ऐसे, अगर ये 60 डिग्री पे लें तो ये वाला कितना लेना चाहिए हमें, तो भाई tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। tan 60 डिग्री होता है ना √3, और अगर ये 2 है और इसको मैं 2√3 कर दूं तो हो जाएगा ना, tan 60 डिग्री ये मिल जाएगा तुम्हें 60 डिग्री एंगल, ये 2 है ये 2√3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2√3/2। मतलब मैं एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, ध्यान देना क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 2√3j कैप, 2i कैप प्लस 2√3j कैप। और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि अच्छा ये तो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ऊपर बना रखा है, ठीक है भाई। एंड वेक्टर बी, अब वेक्टर बी मैं लेना चाहता हूँ इधर 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे ले लें तो काम बनेगा। तो 30 डिग्री पे कैसे लें भाई, तो कुछ वैल्यू इधर ले लेते हैं फिर इधर का ले लेंगे। तो 30 डिग्री के लिए मान लो अगर मैं ये ले लेता हूँ 3, अगर ये 3 वैल्यू ले लेता हूँ तो भाई ये वाला कितना लेना चाहिए भाई, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो इसको अगर मैं √3 ले लूँ तो ये वाला tan अल्फ़ा, मान लो अल्फ़ा एंगल है तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, तो ये है √3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1/√3 मिल जाएगा, और इससे हमारा ये 30 डिग्री आ जाएगा। मीन्स ये समझते हुए मैं वेक्टर बी ले रहा हूँ, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया 3i कैप प्लस ये हो गया 3i कैप और ये -j कैप में, तो -√3j कैप, ऐसा मैंने ले लिया। तो ये वेक्टर बी बन गया। देखो भाई एक एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे हमने वेक्टर ए ले लिया है और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे मैंने वेक्टर बी ले लिया है, और हमें पहले से पता हो गया कि जब 60 डिग्री और 30 डिग्री मीन्स एंगल है 90 डिग्री, तो एंगल आना चाहिए 90 डिग्री। दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसका हम लोग आंसर निकालें, निकालो भाई। ये अपने मन में हमने सोचा, ये बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया आपको कि ऐसे मैंने ले लिया, समझो ये 2। अब आपको निकालने हैं, क्या करेंगे भाई, यही काम करेंगे, यही काम करने पड़ेंगे भाई। 2 वेक्टर जो है तो cos थीटा होता है a डॉट बी, क्योंकि हमें पता है डेफिनेशन भाई कि a डॉट बी हमारा ए बी cos थीटा होता है, इसलिए हम लोग cos थीटा का वैल्यू ये मिला। चलो भाई a डॉट बी किया जाए, a डॉट बी कर रहे हैं तो यहीं से भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ लिख के कर सकते हैं। बोलो यहीं से करें हम लोग, यहीं से करते हैं। मान लो 2 और 3, i वाले को i के साथ करते हैं, तो 2 × 3 6 और i डॉट i है, लिख देते हैं। और इसको इसके साथ करेंगे बेकार है, इसको इसके साथ करेंगे बेकार है, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 2√3 इंटू माइनस, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3, ये हो गया प्रोडक्ट, और j डॉट जे ये हो गया, और वैल्यू तो इसके बाद नीचे होगा ही, a का वैल्यू b का वैल्यू, तो a का वैल्यू लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ऊपर हमारा 6 - 6 यानी कि 0 आ चुका है। तो फिलहाल ये है कि इसका वैल्यू हम लोग लिख भी लें तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर इंटू ये वाला हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। चलो भाई अब ये आया cos थीटा का वैल्यू। न्यूमरेटर में देखें तो देख रहे हो i वाला i के साथ जब किया हमने तो 6 आया, ये है 6 वैल्यू, और ये वाला वैल्यू क्या है भाई, तो ये वाला है -6, क्योंकि 2√3 इंटू 3 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 0 1 हो गया, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0 है। तो न्यूमरेटर में हमारा 0 है डिवाइडेड बाई ये जो कुछ भी है, ये कुछ है कुछ है कुछ है, तो उससे क्या हुआ 0 हो गया।
तो जीरो हो गया, इसका मतलब कॉस थीटा ही हमारा जीरो आ गया, और कॉस थीटा जीरो आ गया तो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे 90 डिग्री। इट मीन्स ए था परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, एंगल 90 डिग्री निकल गया। निकलना भी चाहिए था, हमने लिया ही था क्वेश्चन ऐसा, हमने क्वेश्चन ही ऐसा लिया था कि मिल जाता। तो आपको मैंने ये दिखाया। अगर मैं क्वेश्चन ये डायरेक्ट देता आपको तो आप सोचते कि अच्छा ए और बी में ये एंगल आया 90 डिग्री, मैं कैसे समझूं कि 90 डिग्री ही रहेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, देखो 90 डिग्री है। क्लियर है भाई बच्चों? आवाज़ नहीं आ रही है, आराम से बोलो फिर से। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम लोग स्क्वायर करके एट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मॉड लिखना होता है। ये ए क्या है, ए का मॉड, बी क्या है, बी का मॉड, और ए का मॉड क्या होगा, ए का मॉड होगा अंडर रूट। ए में जो था आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2√3 तो 2√3 का स्क्वायर। इतना जल्दी फॉर्मूला भूल गए? ए का वैल्यू है ना, ये क्या है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू। तो ए वेक्टर ये है तो इसका मॉड चाहिए ना, बी वेक्टर का भी मॉड चाहिए ना, तो इसलिए वो लिखना पड़ेगा ना। समझ गए? जो है एक एक स्टेप को याद रखने हैं। घर में रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, आप जो करा दिया वो टिप्स पे रहे, क्योंकि उसको यूज़ करेंगे आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि पहले का याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको याद रखने हैं, जो करा दिए वो याद रखने हैं। फिजिक्स में मेहनत मांगता है भाई। तो आप ये समझ गए, ठीक है भाई। आप बोलोगे एक और क्वेश्चन कर देता हूँ भाई। अब मान लो पहले से ही मैं ले लेता हूँ, एंगल निकालना है भाई, फाइंड थीटा। अगर मैं ये बोल दूँ कि ए वेक्टर है हमारा 4i कैप और बी वेक्टर है हमारा -8j कैप, तो बताओ पहले से तुम्हें एंगल पता है कि नहीं? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है ऑब्जर्वेशन मेथड, बोलो। 0। एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पे है और दूसरा वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। एक इधर है, एक इधर है। ये 4i कैप है और एक 8 - j कैप है। तो एंगल तो पहले से ही पता है भाई, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है। क्वेश्चन में ले लिया हमने। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपना जो मेथड है उससे cos थीटा डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके, तो तुम्हें पता है जब आएगा क्वेश्चन, तो ये तो मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं तब ना, a.b = ab cos थीटा। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको पता लगे कि इसका आंसर जो आ रहा है डॉट प्रोडक्ट से बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो cos थीटा = a.b डिवाइडेड बाई a का वैल्यू b का वैल्यू। तो cos थीटा a का वैल्यू इज 4, a का वैल्यू क्या है 4 है। तो जब 4i कैप है तो इसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं कि a का वैल्यू के लिए 4 का स्क्वायर, इसमें j है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर, k है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर, तो इससे करके हमें मिल जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये करने की ज़रूरत तो है नहीं, 4i कैप मतलब 4 वैल्यू का है, और 8j कैप है तो इसका भी वैल्यू हमारा ये डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो i डॉट j वाला तो वैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 है, बेकार ही है। इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 8 है। तो काम खत्म हुआ भाई, 0 मिला हमें, और cos थीटा 0 मिलने का मतलब है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। और कोई भी अगर मान लो हमारा 2i + 3j - 6k ऐसा मिल जाए, और हमें मिल जाए मान लो कोई दूसरा वेक्टर 4i - 2j - k ऐसा मिल जाए, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो क्या करेंगे, तो सीधा लिखेंगे भाई cos थीटा = a.b डिवाइडेड बाई a का वैल्यू और b का वैल्यू 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। बस यही हो गया हमारा cos थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, इसमें और इसके बीच का एंगल चाहिए, तो भाई डॉट प्रोडक्ट लो और ये डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द टू। तो भाई कितना आ जाएगा वैल्यू, तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। बताओ भाई सारे लोग, 2i 4i क्या हो जाएगा 8, 2i को 4i के साथ करेंगे क्या मिल जाएगा 8,
अब जे को जे के साथ करने हैं भाई, और दूसरे के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3j और -2, तो पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, -6, 3 इंटू -2, -6 हो गया, j डॉट j 1 हो गया। अब k वाले को k के साथ करेंगे भाई, तो k है -6 -1, यानी कि +6 हो गया भाई, -6 इंटू -1 यानी +6 हो गया, k डॉट k तो 1 हो गया। चलो भाई ये मिल गया, और ये वैल्यू जो आएगा 4 और 9 और 36, कितना 49, 7 हो गया ये, और ये हो गया 1 4 5 5 और 16। ऐसे तो बस भाई ये जो वैल्यू आ गया -6 - कैंसिल, 8 डिवाइडेड बाई 7√21, तो ये वाला आ गया वैल्यू cos थीटा का। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, तो थीटा का वैल्यू हो गया cos इनवर्स 8/7√21। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो दिस इज़ द आंसर। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड आपको आंसर मिले, ऐसा आंसर मिलेगा, बात ख़त्म हो गई। समझ गए ये यूज़? ना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हो गया। और क्या करना, और करके भी क्या करोगे, तुम्हारा फिजिक्स में जो एक्सपेक्ट किया जाता है इतना तुमने कर लिया, काम ख़त्म हो गया, यहाँ तक आ गया बस। अब इतना ला करके हमें 31 डिग्री और 32 डिग्री तक नहीं लिखने हैं, इतना ही लिख देंगे। स्टैंडर्ड है तो वैल्यू लिखेंगे, नहीं है तो ऐसे ही कॉस इनवर्स छोड़ देंगे। सारे लोग समझ गए? इस तरह से कोई भी दो वेक्टर आएगा तो डॉट प्रोडक्ट लो, डिवाइडेड बाई इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और इससे हमें थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये यूज समझ गए? किसका डायरेक्शन निकालेंगे? ए डॉट बी का? अरे भाई ए डॉट बी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे जब ये स्केलर प्रोड्यूस करता है? अब ये जब स्केलर प्रोड्यूस करता है, ये ए डॉट बी एक वेक्टर होता ही नहीं है, ये तो स्केलर होता है। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जब भी होंगे तो वो स्केलर बन जाएगा, रिजल्ट विल बी स्केलर। ये स्केलर बन चुका है, तो इसका डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्शन ए का होगा, डायरेक्शन बी का होगा, डॉट प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा अगली क्लास में। ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। बोलो ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? कौन फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं होता है, ये फॉर्मूला है ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। कहाँ से आया ये आपको मैथ वाले भी नहीं बताएंगे, मैथ वाले इस पे तो, और मैं तो एक क्लास में ख़त्म कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, मैथ वाले आपको 3 क्लास डॉट प्रोडक्ट में लगाएंगे, बट वो भी डेरिवेशन नहीं बताएंगे। डेरिवेशन नहीं, ये डिफाइंड ही ऐसे होता है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसके डेरिवेशन पे मत जाना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, डेरिवेशन नहीं मिला है, मुझे भी आज तक नहीं, पूरा इंजीनियरिंग में पढ़ डाला, हमें आज तक डेरिवेशन नहीं मिला है कि डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेशन ये है, कॉस प्रोडक्ट का डेरिवेशन। उसका यूज़ खूब है, फिजिक्स में मैथ्स में खूब यूज़ है। आगे बढ़ें। यस सर। चलो भाई, यूज नंबर 2, फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना हो, निकाल सकते हैं। कैसे कंपोनेंट निकालेंगे? तो देखो, इसी के साथ अटैच्ड है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये पता है तो ये पता है, इसलिए पहले मैं इसी को क्यों ना बता दूं। डॉट प्रोडक्ट जो ले रहे हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, समझ लेते हैं भाई क्या है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो देखो भाई, दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा, तो ए डॉट बी आया ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या आया, इसको जरा इंटरप्रेट किया जाए। ये तो आपको समझ में आया कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ए का वैल्यू बी का वैल्यू कॉस थीटा, लेकिन ये मिला क्या, क्या है ये, वो जानना चाहे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो जिन दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लिए हो, ये क्या देता है वो जरा समझो। तो वेक्टर ए वेक्टर बी को मैं पैरेलल शिफ्ट करके टेल मैच कराता हूं। चलो भाई, ये हो गया वेक्टर बी, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, इसको हटा दिया मैं। चलो भाई, वेक्टर ए वेक्टर बी आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें हम लोग
बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, सारे लोग देखेंगे ध्यान से, परपेंडिकुलर डाला वेक्टर ए पे, परपेंडिकुलर डाला, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों का टेल मैचिंग है, एंगल है थीटा, इसको क्या बोलेंगे? बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस होता तो बोलते हैं ना बी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ, बी एक्स, तो वैसे ही बी का कंपोनेंट ए की तरफ। ये कितना वैल्यू होगा? ये है बी कॉस थीटा। इस बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? इस बी कॉस थीटा को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं अलोंग वेक्टर ए, कंपोनेंट जो है वो अलोंग वेक्टर ए, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये समझ गए हम लोग। सिमिलरली मान लो ये ए वेक्टर था, ध्यान देना, ये ए वेक्टर है, ये वाला था बी वेक्टर, अब क्या करें हम लोग? ए वेक्टर से बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर डालें, बी वेक्टर के लाइन पे परपेंडिकुलर डालें, इससे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो चलो भाई इससे भी परपेंडिकुलर डालो। आप सोचोगे अभी कर क्या रहे हैं सर, कर क्या रहे हैं, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ये है परपेंडिकुलर, मैंने डाल दिया ए से बी के लाइन पे, तो इसको बोलेंगे ए कॉस थीटा, और ये वाला हो गया ए साइन थीटा। बोलो भाई कोई परेशानी? ये एंगल के सामने वाला ए साइन होता है, और ये वाला हो गया ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे भाई? तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट, ए का इफेक्ट बी के डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन। इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, तो अब समझ में आया, अब समझ में आया। देखो क्या हुआ, ए डॉट बी, ध्यान देना भाई, ए और बी में जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू कॉस थीटा, यानी कि ए का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई बी कॉस थीटा, इसको समझ सकते हैं। और इसको हम लोग ये भी समझ सकते हैं भाई, इसको ये भी समझ सकते हैं कि इसको b इंटू ए कॉस थीटा, ये भी समझा जा सकता है भाई। a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, इसको ये भी समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है भाई, तो ये है मैग्नीट्यूड, दिख रहा है लिखा हुआ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। भाई कुछ बोला करो, नहीं तो पता चलेगा कि स्क्रीन भी ऑफ हो गया और मैं लिख ही जा रहा हूँ, किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है, मैं खोया हुआ हूँ पढ़ाने में। तो कुछ कुछ सिग्नल मिलता रहे ना कि लोग भी हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या हो गया भाई, बी कॉस थीटा क्या हो गया, तो बी कॉस थीटा हो गया, बी कॉस थीटा क्या था, तो बी कॉस थीटा था बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको जब ऐसे ही बोल सकते हैं तो ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाई ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, तो ए कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो इससे पता लग गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या फिर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी।
मतलब डॉट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है, जिन दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लिए हो, इसका डॉट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है वो होता है किसी एक वेक्टर का वैल्यू, चाहे ए का वैल्यू लो चाहे बी का वैल्यू लो। अगर ए का वैल्यू तो मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, बी का वैल्यू ले रहे हो तो दूसरा यानी कि ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले रहे हो तो ये हो गया ए cos थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। So geometrically dot product between any two vector is algebraic multiplication between magnitude of any one vector and the component of the other vector along the first vector। जो भी फर्स्ट वेक्टर समझ लो आप, जिन दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लिए हो इनमें से कोई भी को फर्स्ट वेक्टर समझ सकते हो। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि a डॉट बी बोलें या b डॉट ए बोलें एक ही बात है कि नहीं। अरे ए डॉट बी होता है ए बी cos थीटा, तो बी डॉट ए होगा बी ए cos थीटा, है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ही। ए बी cos थीटा बी ए cos थीटा ये अलग थोड़ी है, ए इंटू बी इंटू cos थीटा, ए इंटू बी इंटू cos थीटा ये भी है। तो ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो, ज्योमेट्रिकली रिजल्ट लिख रहा हूँ, आता है स्कूल में तो ये लिखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट between two vectors is the algebraic multiplication लिखो भाई लिखो, algebraic multiplication between any one vector between magnitude of any one vector and the component of the other vector geometrically dot product between any two vector is the algebraic multiplication between magnitude of any one vector and the component of the other vector along the first vector। इस तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। स्कूल में आएगा अगर कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्सप्लेन करो तो एक डायग्राम बनाने पड़ेंगे, दोनों में से कोई एक डायग्राम बना दो और इस स्टेटमेंट को लिख देने होंगे। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? नहीं तो 2 मिनट का चीज़ है। कोई दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो बस ये दिखा दो कि डॉट प्रोडक्ट 0 है। अगर तुम्हें प्रूव करना है या शो करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो भाई परपेंडिकुलर रहेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे ना। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो समझ लेना कि परपेंडिकुलर है। टू शो ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी so that a dot b is 0, यही बेसिक बात है। जब भी किसी दो वेक्टर को आपस में परपेंडिकुलर प्रूव करना हो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। फॉर एग्जांपल मान लो अगर एक 4i कैप है और एक 4j कैप है तो आपस में परपेंडिकुलर आए, तो अगर शो करना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर के दिखा दो। अच्छा ए हमारा ये था और बी हमारा ये था, अच्छा ए डॉट बी लिखते हैं भाई, तो 4i और डॉट 4j जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि cos थीटा हमारा 0 हो गया, क्योंकि cos थीटा ही तो होता था ना a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, ऐसा होता था ना भाई। तो जब a डॉट बी 0 आ जाए तो इसका मतलब cos थीटा 0 आएगा, और cos थीटा 0 आएगा तो इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। तो ये भी आप लिख सकते हैं, जब भी प्रूफ करना हो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो आप क्या प्रूफ कर दो, ये प्रूफ कर दे, सो दैट दिस इज 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर 0। डॉट प्रोडक्ट 0 मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, बोलो भाई ठीक है।
बाकी तो होमवर्क देंगे, सर होमवर्क देंगे।